मेरा एक दोस्त था, बेचारा जॉकी जॉकी उसका नाम था, जॉकी। इज़ अ क्रिश्चियन बॉय, ही वाज़ अ क्रिश्चियन बॉय। और वो अच्छी हमारी दोस्ती थी, बचपन में हम लोग खेलते-खेलते थे। अब क्या है कि हम लोग जिस एरिया में रहते थे और ये दादागिरी, यही सब बातें होती थी हमारे लिए। हमारे लिए एंटरटेनमेंट होता था और इसी को बड़ा समझते थे हम। यही हमारे लिए फ़िलॉसफ़ी थी। तो अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बनता ना, तो मैं गुंडा ही बनता, ज़बरदस्त गुंडा बनता। मैं आज बता रहा हूँ पहली बार इस इंटरव्यू में, क्योंकि आप मुझे बार-बार धारा भी कर रहे हो, तो जो है वो बता रहा हूँ मैं। गुंडा नहीं बनता क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है। अब उसमें अब ज़िंदा होता मैं अभी तक, क्या होता, क्या नहीं और कैसे होता, कुछ पता नहीं, जी, है कि नहीं? जी। तो मैं तो बच गया, वो जो जॉकी था ना, वो बड़ा गुंडा बन गया और उसका मर्डर हुआ। उसको ये बर्फ़ बर्फ़ होते हैं ना, उस सुबह से उसको दिया था ऐसे रख करके आगे मिला उसको, समझे कि नहीं? तो ये वो कभी-कभी मुझे ये था, मेरे साथ का दोस्त है जो, हम लोग साथ के लोग हैं। तो वो कभी-कभी ऐसा लगता है यार देखो ये फँस गया और मैं निकल गया। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो बेचारा फँस गया। ये होता ना, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ की चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं। आप उसको बड़ा समझते हो और हकीकत की दुनिया कुछ और, जब बाहर आते हैं आप, तो आपको लगता है अरे बाप रे! मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से निकला? मैं कैसे निकल गया? मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि मेरे आज भी कई दोस्त थे जो, मतलब सब वो वो भाई थे, फलाना बचपन के दोस्त लोग निकले, उनके साथ आज भी मेरे संबंध है। उनके बच्चों की शादियाँ हैं, ये वो जाना पड़ता है। और वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई बच गया भाई, क्या भाई यार, हाँ भाई यार, बहुत अच्छा हो गया भाई, आप निकल गए, बहुत अच्छा हो गया। अभी क्या है ना, आप तो एक आर्टिस्ट बन गए ले भाई, क्या भाई, बहुत और खुशी होती है अपने को भाई। ये जान लो, और हमारे बचपन का दोस्त बोलते बहुत खुश होते हैं भाई, है ना भाई, है ऐसा बात करते हो। तो वो आदमी हैं, उनके साथ आना-जाना है, हमारे घर आते हैं, हम जाता हूँ उनके, सब ये रहते हैं। लेकिन हमको ये भी धर्म देखने मिला, वो धर्म देखने मिला और जितना भी ऊपर वाले का धन्यवाद करो वो कम है। इस टैलेंट की वजह से हम बच गए, वरना हमारी लाइफ़ क्या, हमको यही बड़ा लगता था, यही बड़ा लगता है। लेकिन हर एक को सोचना चाहिए कि दिल्ली बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। लाइफ़ बहुत लंबी है और बहुत कुछ है लाइफ़ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है। बहुत लोगों से मिलना है, बहुत कुछ लोगों को देना है, लेना है, बहुत कुछ आना-जाना है ना? एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है ना, एक ऐज के बाद, 70 साल, 75 साल बाद, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, आपकी ताकत कम हो जाती है और फाइनेंशियली आप कम हो जाते हैं, कमाई नहीं होती है ना फिर बच्चों पे डिपेंड करना पड़ता है। या फिर आपने कमाया जो भी है, वो ज़्यादा नहीं हो, कमाया उतना होगा, खर्चे ज़्यादा हैं। तो वो भी आपको भारी पड़ रहा है, तो क्या होता है, वो आपने सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली है। उसके बाद अंदर से एक नेचुरल आदमी सत्य बोलने लगता है, वो वाह! 75 की एज में, 80 की एज में सच बोलने लगता है, क्योंकि वो अपनी झूठपन से, नकली चीज़ों से वो उगता जाता है वो, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा अभी क्या होगा लाइफ में, अभी क्या होगा, क्या होगा। हर आदमी सोचता है ना, मैं क्या जाएगा, मैं कर कितना कर लूंगा यार, अभी अभी क्या है, खत्म, हटाओ ना यार। फिर वो भगवान को भी गाली देता है, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा, कहेगा भगवान भगवान समझे, हटाओ यार। उस उम्र में? हाँ, नहीं, वो एक एज के बाद कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार उसकी मेहरबानी है, कुछ धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग गालियाँ बकते हैं, क्योंकि वो एक आस लेके भगवान को वर्शिप किया था कि मेरा होगा, मैंने ये किया, मैंने उपवास रखे, फलाना रखे, अभी अभी क्या होने वाला है मेरा, जा जाके मैं कितना कर लूँगा, हटा यार, कुछ नहीं, सब बकवास है। वो अब उसका ऐसे निकल जाता है। फिर बोलते हैं, "भाई, जो जो भी होगा ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है।" कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो सच बोलने लगते हैं जी। और फिर वो बच्चों को, किसी को देखा, बेटा देखो ज़िंदगी में मत करना, वो मत करना, बेटा एक और बात सुनो, मैं आपको और बताना बेटा, ये वो ऐसा पकड़ के बोलना शुरू कर देता वो बच्चा, अच्छा जी बोल के चला जाता। दूसरे बच्चे, तेरे को पकड़ लिया, कल मेरे को पकड़ लिया था, 2 घंटे बुड्ढा पका था भाई,
उसके नज़दीक मत जाना, बुकरे बुड्ढा पकड़ लेता है। तो बच्चों को सच बात सुननी नहीं है, उस वक्त वो सच बात कह रहा है, उस उम्र में सच बात कह रहा है, बेटा ये मत करना, ये मत करना। बच्चों को तो करना है, वो बोलता है ये सब करके बैठ गया और हमको मना कर रहा है। तो ये भी एक कमाल चीज़ है कि 70-75 के बाद आपके समझ में आती है ज़िंदगी क्या है। उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो, तो आपके लिए 40 साल ज़िंदगी है। वाह वाह। उसको अच्छी तरह जी सकते हैं आप। यही फ़र्क है। अब 35 साल के बाद, अभी आपकी उम्र 30 है, आप इस उम्र में बड़ी-बड़ी बात करोगे, अच्छी-अच्छी बात करोगे, बोले यार ये आदमी, यार इसके अंदर कुछ है यार, ऊपर वाले की देन है यार, ये महापुरुष है, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। लेकिन आप अभी जो भी काम कर रहे हो, लोग आप पे खुश हो रहे हैं और आप बोलते हैं कमाल करते हो यार, तो कमाल है, ये आपकी मेहनत का, जो भी मेहनत का है वो जो आपको मिलना है। लेकिन सच्चाई जो है ना, सच्चाई को हम पहले समझ लेते हैं तो लाइफ का मज़ा आता है कि ये सत्य है, ये गलत है, आखिर में ये नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो क्या होता है, आप 40 साल की उम्र में 70 साल के हो जाते हैं, तो आप में वो एक ताकत आ जाती है, किसी को माफ़ करने की ताकत। जी। छोड़ दो यार, जान दो, इसने इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, हंस के छोड़ दिए। उसके लिए आपको अंदर से बड़ा होना पड़ेगा ना, तो हमको अंदर से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। 26 साल की उम्र में ना मेरा एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। हाँ। एक रिलेशनशिप टूट गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत पेन में था, उस वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, गुस्से के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि जो भी दर्द है पॉडकास्ट में डाल दो। हाँ, पर पॉडकास्ट के थ्रू आप जैसे लोग मिले, अभी 600 एपिसोड कंप्लीट हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों की आंखों में खुशी होती है ना, और आप उनमें से एक हो, यू वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल आई हैव मेट ऑन द शो, ऑनेस्टली सर। सो दैट्स समथिंग वेरी करेक्ट यू हैव डन इन लाइफ, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन में जब धारावी में थे, सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिली आपको धारावी में? हमारा धारावी जो है ना, कमाल का एरिया था। एक तो सारा गाने बजते थे। साइकिल चलाने वाले 4 दिन चला रहा है, 5 दिन चला रहा है साइकिल। मद्रासी बुलाते उसको, चेन्नई से आते थे वो सब मद्रासी, सब तमिल सॉन्ग गाने होते थे सब। और सुबह उठ के सब तमिल सॉन्ग जी, वो सुनते रहो। हमारे वहाँ के मराठी लोग भी तमिल बात करते हैं। और डांस के प्रोग्राम्स होते थे, रिकॉर्ड डांस, तमिल रिकॉर्ड डांस, मराठी रिकॉर्ड डांस, हिंदी रिकॉर्ड डांस, डांस डांस डांस, गली गली में डांसर्स होते थे। म्यूजिक हमारे लिए खाना होता था। लाउड स्पीकर बजते, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये तरह स्पीकर उधर करना है, ये इधर करना, तू उधर कर, तेरी आवाज़ यहाँ आ रही है हमको, क्यों? हर जगह लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, गाने 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 गाने, उस जमाने के गाने। तो गानों से हम लोग पेट भरते थे, गानों से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता था। हमारे वहाँ के लोगों का गाना सुन लिया, मज़ा आ गया यार। पिक्चर देख, रोड पे पिक्चर दिखाते थे, वो जयंती, ये जयंती में, ये जयंती में पिक्चरें चलती रहती है। मराठी फिल्म चल रहा है, कोई हिंदी फिल्म चल रहा है, लगे हुए तमिल फिल्म चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं सब में। तो इसी से बाकी टाइम मिला तो झगड़ा कर लिए, झगड़ा, उसके बाद में ये एंटरटेनमेंट चलता रहता है। अब प्रोग्राम है, छोकरा क्या डांस करते रहे, क्या गिरा बंद कर रहे, लपड़ा हो गया, चालू कर, चल रहे हो गया, फिर बंद हो गया, चल चल डांस शुरू करो वापस रे। तो ये एक कमाल था, जिसकी वजह से मुझे आर्ट से पता नहीं लगाव हो गया, और मैं डांस करते 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 फिर ये चीज़ें हैं जो हमको धारावी से मिली। और दूसरी बात, मैं धारावी से किंग सर्कल में आया, तो मेरी बैठक है ना हमेशा बूढ़ों के साथ होती थी, 60 साल के, 65 साल के, उनके साथ ही बैठता था। मेरी भी। अब तो सोचते हैं कहाँ आ रहे हो, क्या है बुढ़े लोग के साथ में बैठा रहता है ये। आई डोंट नो, मैं उनके साथ बैठता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था बोलने के लिए। वो अपनी कहानियाँ, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस सुनाते थे मुझे, कुछ भी बोल के बोलते थे, उनको भी कोई चाहिए सुनने वाला, और मैं उनसे बोर नहीं होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वो बेचारे बोलते थे ऐसी ऐसी बात, तो मैं समझने की कोशिश करता था। मैं 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र में मैं उनके साथ बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। और वो बोलते थे, ये बेटा ऐसा, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, वो फलाना, ये खुद भी बोलते थे, तो मेरे को अच्छा लगता था सुनने के लिए। जो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ऐसी है, वैसी ही थी ज़िंदगी। नेचुरली, वही तो कह रहा हूँ मैं, एक 70-80 साल का सच बोलने लगते हैं, वो सच्चाई होती, तो उनको ऐसा लगता है ये सच है, ये सच्चाई है, और मैं बोलूँ, सुनने वाला कौन है? तो हम सुनते थे। तो वो बेचारे बोलते थे, ये मत करना बेटा, ये नहीं, सब बकवास है ये।
पता नहीं उनके अंदर की बात है ना, वो निकल, उनको भी नहीं पता, वो बोल के भूल जाते थे। मतलब उस जमाने में पॉडकास्ट कर रहे थे। हाँ और वो अंदर से बोलते थे बेचारे, भड़ास वो निकालते थे अपना। तो बेटा ये मत करना, कभी वो मत करना, ऐसे ही बोलते थे। तो मैं सुन लेता था। तो ये चीज़ें अब मैं समझता हूँ और समझने लगा। मैं यार एक एज के बाद जो है ना, वो बूढ़े बोलते थे, मतलब उस वक्त कुछ समझ में आता, अपने को समझ आती है, सत्य समझ में आती है, ट्रूथ। है क्या ट्रूथ? ट्रूथ क्या है सर? ट्रूथ ये है जो आप ग्रंथों में जो है ना, वो ट्रूथ है। अब वो ग्रंथ की बातें आप करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें हैं। वो बातें जो है ना, वो बुढ़ापे में आप बोलने लगते हो, तो आप रियलाइज करते हो अपने मिस्टेक्स, और आप बोलने लगते हो। उसके बाद में आप करते भी ऐसे हो, उसको मानते हो, और सच बातें निकलती हैं। मत करो बेटा, क्या किसने गाली दिया, हाँ तो छोड़ दो उसको यार, ये लिखा हुआ है किताब में। वो सब माफ कर दो, ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने समझ में थोड़ी आता है, उसने दिया कैसे, फिर मैं भी गाली दिया और क्या, ठट्टा, ये होता है ना। तो ये चीज़ जो है ना, वो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वही आप बोलते हो 70-80 साल के बाद में। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सच बात कर रहे हो। लड़ाई करने वाला, वो कोई मारो, उसने मेरे को मारा, अरे बेटा माफ़ कर दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छाड़ दे। वो क्यों बोलते हैं? ताकि ये अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा माफ़ नहीं करेगा, छोड़ देगा नहीं, तो उसको फिर कोई चार आदमी पकड़ के मारेंगे, कहीं ना कहीं उसको कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे का नुकसान होगा। तो छोड़ दो बेटा। अरे तुमने छोड़ा क्या जवानी में? नहीं छोड़ा, मगर अब बोल रहे हो कि ये इसमें नुकसान होगा, मत करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक बुढ़ापे में आदमी बोलता है, वो सब ग्रंथों में जो लिखा है वो बातें बोलता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे अंदर, सबके अंदर सत्य छुपा हुआ है, और सत्य ही परमेश्वर है। हिंदू धर्म कहता है सत्य ही परमेश्वर है, इस्लाम कहता है हक ही खुदा है, हक यानी सत्य। क्रिश्चियनिटी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य श्री अकाल, सत्य सत्य सत्य। वाह। सो सत्य हम में है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, तो हम में सत्य है। वो आज तो कल बोलना है, वो सत्य जरा पहले आ जाए ना, तो लाइफ में मजा आ जाए। हाँ, लाइफ आसान हो जाती है, आसान हो जाती है life। आसान। सबसे मुश्किल फेज क्या था? अब हम आसानी की बात कर रहे हैं, पर सबसे मुश्किल फेज क्या था आपका, आपकी लाइफ में? बचपन या बचपन के बाद वाला कोई फेज? नहीं, बचपन में ही मुश्किल फेज था मेरा। बचपन में मुझे फैमिली को देखना पड़ता था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था। मैं कुछ काम करूँ तो घर में खाना बनता था, क्योंकि मेरे डैडी पी खा के, उनको पता ही नहीं था क्या कर रहा हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे, वो काम पे भी नहीं जाते थे, वो दादागिरी कर रहे हैं, इधर जाते। हम लोग को डर लगता था, क्या मेरे बाप जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं क्या होगा। उनकी तो हथियार मैंने इतने फेंके हैं जिसकी हद नहीं। कौन से हथियार? वो रामपुरी होता ना, रामपुरी होता है, गुप्ती होता है, वो कैरी करता था हमेशा, मैं उठा उठा के चाली को फेंकता। तो ये होता था। तो हमें लगता था क्या होगा, कौन पकड़ के मारे, कोई किसको मारे जाए, कोई उनको मारे, क्या होगा। तो हमें तो बहुत ही तकलीफ होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में तो मैं रेल की पटरी पे जान देने गया था। है? हाँ, मैं फेडअप हो गया था मेरे बाप से, क्योंकि मेरा बाप मुझे ऐसा क्यों करता, मेरा डैडी नहीं रहना है मुझे। तो मैं पटरी पे गया, पटरी आ रही, गाड़ी आ रही है सामने से, मैं पटरी पे जा रहा हूँ। हम डरते नहीं थे पटरी बटरी से, क्योंकि वहाँ पर कितने लोग पढ़ते थे, उनको उठा के ले जाते, हम हॉस्पिटल ले जाते थे, साइन हॉस्पिटल। तो हम लोगों को पता ही नहीं, कोई ये उठाया, पैर उठाया, ये बड़े आधा तगड़ी उठाए, लेके उठा के कितनों को ले गए हम लोग, समझे कि नहीं। तो हम लोगों के लिए कॉमन था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं डर ट्रेन, अचानक मेरी 3 बहनें मेरे सामने ऐसे दिखाई दी मेरे को, हमारा क्या होगा। मैं उतर गया ऐसा, ये गाड़ी गई जक करके, ये हवा लगी मेरे को, ये मरने का क्या, मरने का क्या। गाड़ी में जो लोग, तो गाड़ी निकल गई बाप की वजह से। फिर मैं वहाँ से उतरा, अंधेरा था, 7-8 बजे, 7, साढ़े 7 बजे का टाइम, थोड़ा 7 भी नहीं बजेगा, पौने 7 से। फिर मैं उतरा, बहुत ही अपसेट था, मैं निकल के, मैं आ रहे मेरी बहनों का क्या होगा, 3 बहनें, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं क्या करने जा रहा था यार। मैं एक हजाम की दुकान पे गया था, हजाम की दुकान पे हजाम गाने बजते रहते थे, गाने बजते रहते थे। तो उसके पीछे एक टूटी हुई कुर्सी थी और अंधेरा था पीछे, मैं वहाँ जाके बैठ गया, गाना बज रहा था। यकीन करना, वो गाना था, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। तो वो जो गाना, मतलब हम तो
उटपटांग गाने ज़्यादा पसंद करते थे। ये मेलोडी सॉन्ग था। तो मैं तो तुम संग नैन मिला के, ये जो हालात था मेरे को अच्छा लगने लगा यार। हार गई, मुझे पता नहीं क्या अच्छा लग रहा था। मेरा गुस्सा, मेरा टेंशन यहाँ से जा रहा, वो गाना बज रहा, वो जा रहा यूं। ये क्या है यार, ये गाने से मेरा गुस्सा, मेरा डिप्रेशन, टेंशन सब निकल गया। ये क्या चीज़ है? ओ माय गॉड, मैं म्यूजिक छोड़ के जा रहा था। म्यूजिक में इतनी ताकत है। म्यूजिक से मुझे बहुत मोहब्बत है। म्यूजिक ने मुझे बचाया, फिर से जीना सिखाया मुझे म्यूजिक ने। आई लव म्यूजिक। मैं कहीं भी जाता हूँ, अरबिक सॉन्ग, ये सॉन्ग जो भी उठा, जो अच्छा लगा उठा के लाता हूँ। वो कैसेट लाओ, रिकॉर्ड लाओ। ज़माने में हम तो म्यूजिक से ही बड़े हुए ना, धारावी से सुन सुन के गाने पुराने याद आज भी। मैं तमिल गाने गाता था स्कूल में, तो वो स्कूल का हम लोग क्लासमेट्स मिलते हैं कभी, यार तूने कहा था तमिल गाना में, मेरे को याद, मेरे तेरे को याद कैसे? मैं तो रोज सुनता हूँ, तो मेरे से सुन के याद कर लिया। तो कहने का मतलब ये है ना, म्यूजिक से मोहब्बत हो। म्यूजिक में कितनी ताकत है देखिए आपको। मैं देखा ये पूरा उतर के जा रहा है। तो ये कभी बताया ये बहनों को? बहनों को नहीं बताया, आज तक नहीं बताया? नहीं वाला ने मेरी वाइफ को बताया था मैंने, उनको बताई वो तो मालूम नहीं। सॉरी मैंने आपसे पूछा। नहीं कोई अच्छी बात है ना, इसमें क्या है, जो है वो है। क्या है कि मैं कमाता था, मैं जो भी करता था, मैं ट्रेनों में और चिक्की पता नहीं क्या है, संतरे वंतरे ये बेचता था, पतंग लाके बेचता था, बांजा भिंड बाजार इमाम बाड़े से बांझे लाता था। हार्बर लाइन हार्बर लाइन की जय। तो ये किंग सर्कल देन बड़ा ला कॉटन ग्रीन, सिवरी कॉटन ग्रीन, रेड रोड, डॉकर रोड, मजा। सैंडविच रोड, मस्जिद बंदर, बंदर। लवली। जिस रेल स्ट्रेच की बात कर रहे हो वो मुझे पता है, वो कहाँ है? किंग सर्कल माहिम के बीच, जहाँ झोपड़ियाँ बहुत पास में। तो स्टेशन को लग के, स्टेशन को लग के जो झोपड़े हैं ना, सब हमारे ही है। वहाँ 3-4 झोपड़े थे, उनमें हमारा एक झोपड़ा था। आज हजारों है। अभी तो बिल्डिंगें बन गई। अभी तो बिल्डिंग है। ड्रग्स वग्स का प्रॉब्लम होता था तब नहीं, तब सब दारू वाले होते थे, चरस वाले होते थे। चरस? हाँ, चरस गांजा। चरस बर्बाद हुए लोग चरस गांजे की वजह से? नहीं बर्बाद को, लेकिन ये भी मानते थे कि चरस सही नहीं है। दारू पीने वालों को भी बुरा बोलते थे, बच्चे लोग ज़्यादा ये नहीं होते थे, लेकिन फिर भी शराब पी लेते थे, लड़के लोग खराब हो जाते थे। हाल ही में ना एक जर्नलिस्ट आई थी शो पर, हाँ, उनका नाम है शीला भट्ट मैम। तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए और उनसे मैंने हाजी मस्तान, करीम लाला, इन सब लोगों के बारे में पूछा। तो बेसिकली उसी फेज के बारे में आप बात कर रहे हो, 60s 70s। तो अंडरवर्ल्ड का प्रेजेंस था धारावी में, मतलब आप व्हाई नॉट? धारावी में तो मतलब धारावी में तो कोई ऐसा था, एक तो वरदराजन थे हमारे एरिया, और मस्तान भाई थे बॉम्बे साइड में। जी। तो उन दोनों की मतलब सगे भाई जैसी दोस्ती थी, सगे भाई जैसे रहते थे लोग। तो यहाँ अगर धारावी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाजी मस्तान साहब आते थे मांडवाली करने के लिए, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। वहाँ मुसलमानों में कुछ होता था, वरदराजन जाते थे, वरदा भाई साहब जाते थे यहाँ से वहाँ जाके फैसले करते थे, और जो उन्होंने बोल दिया सुन लेते थे। भाई ने बोल दिया, खत्म, आज के बाद झगड़ना नहीं, ये नहीं। जैसे वो मूवी आपने देखी अजय देवगन वाली, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें हाजी मस्तान दिखाया है। हाँ, अच्छे तरीके से दिखाया। मैम ने भी यही बोला कि शायद दाऊद को एकदम सही तरीके से नहीं दिखाया, कोई उनका कैरेक्टर अलग है, पर हाजी मस्तान को काफी हद तक सही दिखाया है। हाँ, हम तो बचपन से जानते हैं उन लोग को ना, देखा है पास से। बिल्कुल। मतलब कैसे आपने ऑब्जर्व क्या किया हाजी मस्तान लोग के बारे में? नहीं बाप रे बाप, जब आते थे ना, लोगों की भीड़, ये वो उनको, उनकी इतनी इज्जत होती थी, पूछो। वरदराजन भाई की बहुत, वरदराजन। आप डरते नहीं थे? नहीं, हमको बहुत प्यार करते थे ना। बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बड़ा बेटा है। हम उनके बैठते थे, उनका बहुत कुछ वो फैसले करते, किसका प्रॉब्लम है, मैं बैठा रहता था, हमारे हीरो है। पर डर महसूस होता था धारावी में? आपको डर तो, क्योंकि इनकी एक इज्जत होती है ना, उनको लोग डरते थे और वो फैसले करते थे। किसी औरत पर जुल्म होता तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। वो कोई दादा भी होगा ना, उसको बराबर है, कोई भाया टाइप का, उसने किसी औरत से बदतमीजी की, उस औरत ने आगे कंप्लेंट की, भाई बस
वहाँ मौजूद था। क्या रे, क्या है, तुम दादा है रे? एक औरत के साथ में ऐसा करता, तुम दादा की दादागिरी? दादा का काम, दादा ऐसा करता क्या? औरत कुत्ता है। मेरा उंगली तो जख्म होता है ना, उसको मैं मलहम पट्टी नहीं करता हूँ, उतना काट डालता हूँ। उतना ही काट डालने का, क्या समझ गया? तू तेरी काट डालूंगा मैं। ये डायलॉग मैंने दयावान बनने के बाद में विनोद खन्ना ने मुझे पूछा, बोले ये डायलॉग, अरे यार पहले मालूम होता तो ये डायलॉग हम डालते थे। इसका सीन फिल्माते थे हम लोग। तो ये ऐसा कितनी बड़ी, क्या कमाल डायलॉग, आज भी याद करो। ये जख्म होता था उसको मालूम बटन नहीं करता, उतना काट डालता मैं। क्या आइंदा याद रखना, कभी औरत को साथ चल चल निकले। ये बोलता, बोले यार क्या कैरेक्टर है। आपकी जान को कभी खतरा रहा है धारावी में? नहीं, मुझे क्या, मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। आप लफड़े ही नहीं करते थे। अगर आप गुड बॉय रहते हो ऐसे एनवायरनमेंट में तो काफी हद तक बच सकते हो ना इन सब चीजों से, खुद के जोन में रहो। आप बचे कैसे? हम इसलिए बचे कि हमको मालूम था कि ये चीज़ जो है वो गलत है। हमारे एक डैडी के दोस्त थे, वो पहले के ज़माने में तरी पार करते थे ना, इस एरिया से उधर, उस एरिया से इधर। तो कल्याण के लोग, दादा लोग हमारे यहाँ रहने आते थे तरी पारों के। तो यहाँ के लोग उधर जाते थे, सब ये आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। तो पहले तड़ी पार करते थे, 2 साल के तड़ी पार। तो एक तड़ी पार था वहाँ का भाई, कल्याण का। वो आया बेटा, तो मैं उनकी सेवा करता था। छोटे थे हम लोग। छोटा इधर आ बेटा, हाँ क्या अंकल चाय भाई कुछ चाहिए क्या? बोलूँ अबा, हाँ ये वो लगा। तो बड़ी सेवा करता था वो। आधी आधी रात को उसा उठता था, बोला अंकल तो ठीक है, कुछ चाहिए अंकल? अरे तू सोया नहीं बेटा? हाँ हाँ नहीं अंकल मैं इधर सो जा बेटा, टाइम हो गया ना, क्या इतना टाइम किधर घूमते हैं? और पिक्चर देखने गया अंकल, उधर पिक्चर था ना। अच्छा, कुछ चाहिए अंकल? नहीं कुछ। अच्छा बैठ इधर बैठ। तो मेरे को एक दिन उसने बोला, उन्होंने कि देख बेटा, मेरे सामने कोई खड़े नहीं रह सकता। मेरे को देख के गिर जाता, मेरे को देख के भागते, लेकिन मैं किसी को एक लाफा नहीं मार सकता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है अभी। वो देख के कांपेगा, लेकिन मैं उसको लाफा नहीं मार सकता, मेरे में ताकत नहीं है। मेरे को देख के लोग डरते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, कल्याण में भागते मेरे को देख के। लेकिन जब मैं सोता हूँ ना, आधी 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 रात को उठता, आधी आधी रात को उठ जाता हूँ मैं। ऐसा लगता है कोई मुस्तंडे आए भाला लेके मेरे को मारने के लिए। मैं उठता हूँ तो कोई नहीं, फिर सोता हूँ, याद है बोले बेटा मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत गलत काम किए। किसी की हिम्मत नहीं, मेरे को देख के डरते सब, लेकिन वो नहीं छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता है। मैं चैन से सो नहीं सकता बेटा, मैं क्या करूं? ऐसा होता है, इसलिए मैं उठ जाता हूँ बेटा। वो नहीं छोड़ता है बेटा। हाथ जोड़ के बोलता हूँ बेटा, बड़ा होके कभी दादागिरी मत करना, बड़ा होके कभी दादागिरी मत करना, गलत काम मत करना, दादागिरी मत करना बेटा। मैं उनकी बात मेरे अंदर घुस गई थी। मेरे को हमेशा उस बात ने, उनकी ये लाइनें जो है ना, मेरे को हमेशा मुझे ये किया, सिक्योर किया हमेशा। फियर ऑफ गॉड वहां से आया। हाँ मतलब आई एम श्योर मम्मी मेरी से भी माँ आया। ये आदमी मुझे ऐसा क्यों बोलता है? हम कहे क्या है, क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ना बुजुर्गों से मैं कुछ सीखता हूँ, तो बैठता था ये भी है यार, बोले अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं है। तो थोड़ा हम उसी टाइप की बातें करते थे और करते, दादागिरी की तरफ भी गए नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लड है, कभी कभी तकलीफ होती है। हमारा डैडी बहुत डेयरिंग बाज थे, मेरे डैडी बहुत डेयरिंग बाज थे। 10-10 12-12 आदमी अकेला मारते थे। एक पंच मारा आदमी 3 कुल्हाड़ी, एक पटका 3 कुल्हाड़ी रे, ऐसा उनका डायलॉग था, एक पटका 3 कुल्हाड़ी। ऐसा तो वो था, तो वो ब्लड हमारे अंदर है। मुझे भी कभी कभी कोई अन्याय देखूंगा तो तकलीफ होती है। वो टाइम में बहुत तकलीफ होती थी जी। जब मैं यंग था। इंडस्ट्री में कोई किसी पे कुछ कर रहा है क्या है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। हम लोग ऑर्केस्ट्रा में कहीं जाते थे, कोई हमारी डांसर को, सिंगर को कोई गलत निकाल को बदतमीजी किया, तो थोड़ा सा लगता है इसको कोने में कहीं ले जाके दू के रख के साले को जाने से पहले उसको मैं देता हूँ रख के, वाले यहाँ बंद हो जाए, कोई बात नहीं, अपने लोग कोई ना कोई आके छुड़ाए यहाँ पे।
इस टाइप का हूँ, लेकिन मैं इसको मारूंगा, ऐसा लगता था। तो कभी कभी मैं परेशान, तो होता कुछ नहीं था, लेकिन बाद में मैं परेशान होकर मैं कभी कभी प्रेयर करता था गॉड से, गॉड ऐसा क्यों, अगर मुझे ऐसा आता है तो फिर मुझे टैलेंट क्यों दिया तूने तो ये क्यों ये रखा है, इसको निकालो ना प्लीज़, मुझे क्यों क्यों होता है? तो आपका ब्लड कहीं कहीं बोलता है, लेकिन उस ब्लड को आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कृपा से वो कंट्रोल होता था। ऊपर वाले का टेस्ट भी यही है कि हाँ, गुस्सा भी देगा और फिर आपकी रिएक्शन भी होता है। देखेगा। और अभी मेरी इमेज को वो सूट नहीं करता। हाँ वो एक भी बार मैं शूटिंग कर रहा था बैंड्रा में, काटर रोड पे शूटिंग कर रहा था। वहाँ एक लड़की थी, उसको पिकनिक पे वो बस बह के आई है, दरिया में बह कर आई है। तो वो बिकनी है और ये है उसका, तो वो पड़ी हुई, तो उसको वो दिखाना है कि वहाँ किनारे पे पड़ी हुई है, और हम लोग जाके देखते हैं उसको। मैं हवलदार हूँ, वो इंस्पेक्टर विनोद खन्ना जी हैं। आखिरी पता नहीं कोई कुछ पिक्चर थी उमेश बैरा जी की, यानी मैं उधर खड़ा, तो अभी वो शॉट हो गया था, फिर बैठे हम लोग चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे वगैरह, बैठे, वो बेचारी टॉवेल ऐसा ओढ़ के बैठी हुई हो। एक रिक्शा वाला है, सुबह सुबह की शूटिंग थी, 8-9 बजे का टाइम, ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। एक रिक्शा वाला है और रुमाल ऐसा डर डर, वो देखा उसने नेक बेचारी खाली टॉवेल ओढ़ी हुई है, ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है वो, और कर रहा है और ऐसा देख रहा है, यूं देख रहा है वो रिक्शा वाला। मैं इसको देखा बहुत देर तक, मैं इसको बोला कि 2-4 देता हूँ इसको, रख के बिठा के इसको, मैं साले निकल जाओ, तो गुस्सा मुझे आ रहा था। मैं गया उसके पास, मैं ले जरा बैठ बैठ, चल निकल निकल, तेरी मेरे को देखा, ऐसा किया, चालू किया, और मेरे को देख के बोलता है, ऐसा करके चला गया। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ चला तो गया, लेकिन मुझे लुक कैसे दिया, अबे साले तेरे को भी गुस्सा आता है क्या मेरी इमेज को सूट नहीं कर रहा और आप यकीन करिए, मैं उसकी तो मुंह फोड़ देता था, उसको पता भी नहीं चलता उसको, इतना मैं मारता उसको मैं, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रीट फाइटर लोग हैं ना, टक्कर वक्कर मार के फोड़ डाल दे, इस टाइप के हम लोग बचपन में यही देखे हम लोगों ने। तो उसको उसको चांस ही नहीं था कोई, ऐसा इतना गुस्सा मुझे आता, बट वो तो निकल गया। फिर मेरे को लगा यार, ये रिक्शा ने क्या क्या लुक दे गया मेरे को, एकदम एड़े में गिनती की मेरे को। मेरा काम नहीं है, मुझे ये भी नहीं करना है, मेरी इमेज को सूट नहीं करता है। तो मैंने अपने आप को करके, कुछ समझ के, क्योंकि यंग थे हम लोग, 26 साल की एज में क्या होता है, आप अलग होते हैं, धीरे धीरे दुनिया समझ आनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने उसको ठीक कर लिया, फिर बाद में कर लिया। कन्हैया अंकल ने बोला था, दादागिरी कभी मत करना बेटा अरे हाँ यार, देखिए ये दादागिरी होगी फिल्म इंडस्ट्री में दादागिरी होती थी वैसे? होती थी, क्यों नहीं, करने वालों ने किया और पछताए। मतलब जिनका भी डाउनफॉल हुआ है अक्सर। हाँ, वो रॉन्ग है ना, वो रॉन्ग ही है, उसको उसको क्योंकि पब्लिक तो हंसेगी ना। अभी ट्रैफिक में कोई गाड़ी आपका यूं कर रहा है, अब हमारा कोई एक्टर है, बहुत फिल्मों में बहुत स्टंट वंट करता है, वो बाहर आके कुछ ये वो, तो आपको देखेंगे को आपको सीरियस थोड़ी देखेंगे, आपको हंस के देखेंगे, आप एंटरटेनर हो, परफॉर्मर हो, आपको सीरियस नहीं लेंगे, आपको भाई भाई नहीं हो अरे यार आप चले गए निकल गए, और सब लगे अरे ये पागल है क्या क्या हुआ इसको, ये शूटिंग है क्या इसकी उतर के नाटक कर रही है भाई, पिक्चर में अगर यहाँ नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वहाँ अभी जैसे धर्मपाजी टाइप के हैं, वो बहुत डेरीबाज वाले हैं, जो रियल में फिल्मों में हैं ऐसे बाहर भी हैं, वो किसी से डरते नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। सर फिरा ना तो फिर वो देखता नहीं को, फिर वो दे डालता, वो देखता भी नहीं कुछ, क्योंकि जाट आदमी है। कि रियल लाइफ में धर्मपाजी उनके किस्से हैं, आपको नहीं मालूम होगा, हम लोगों ने वो टाइम पे देखे। मुझे एक ने किस्से सुनाया कि लिफ्ट में बैठे हुए लोग भी कभी कभी मिल जाते कुछ, अभी लिफ्ट में जा रहे थे, धर्मपाजी थे और एक आदमी था, एक बंदा बैठा था, धर्मेंद्र है क्या, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, और धर्मेंद्र हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। धर्मपाजी कुछ नहीं बोला, एक दिया रखा ठबाक करके,
अब एक ही ना है, बोल के चले गए। अब एक ही ना है तो एक ही धर्मबाजी है।